हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो रहेगी और इस वीडियो में आज हम आपको सैंपल पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे। सैंपल पेपर का सॉल्यूशन यानी कि वही सैंपल पेपर जिसकी हमने एक वीडियो पहले अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराया था। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उससे आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा उस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि भाई हमने आपको एक सैंपल पेपर की पीडीएफ दी थी। बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए स्पेशल सैंपल पेपर बनाया और इस तरीके के मैं 3 सैंपल पेपर दूंगा आपको, और 3 सैंपल पेपर आपने कर लिए तो 70 नंबर का पेपर आएगा बोर्ड में। तो डेफिनेटली आपके 50 नंबर तक आने की संभावना है केवल सैंपल पेपरों से। और बाकी और एक्स्ट्रा आपने नोट्स पढ़ लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, तो आपका डेफिनेटली 70 में से 70 नंबर आएंगे ही आएंगे। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। हम सिर्फ इंपोर्टेंट बता सकते हैं, हम आपको सॉल्व करा सकते हैं, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। यदि आप नहीं पढ़ पाओगे तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आपको पढ़ना आपको ही है। ओके, तो चलो अपने सैंपल पेपर पर आते हैं। तो सैंपल पेपर की यदि मैं बात करूं तो सैंपल पेपर में हमने आपको पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया था जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन कराया था तो जिसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स थे, जो कि मैं पहले भाग में करा चुका हूं। तो आज का दूसरा भाग रहेगा और दूसरे भाग में तीसरे प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तीसरे का कै, तीसरे का खे, तीसरे का गै और तीसरे का डै, फिर चौथे को भी स्टार्ट करेंगे। राइट, तो तीसरे वाले प्रश्न में आपके 2 न्यूमेरिकल्स हैं और 2 थ्योरी वाले हैं। तो पहले न्यूमेरिकल्स को करते हैं सॉल्व। तीसरे का कै प्रश्न, तो देखिए तीसरे का कै प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरे का कै प्रश्न दिखाई दे रहा होगा आपको। भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करो। यानी कि एक जलीय विलयन दे रखा है ग्लिसरॉल का, और उसमें भी जो ग्लिसरॉल की मात्रा कितनी है 25%। तो इसमें ग्लिसरॉल का मोल अंश निकालना है। मोल अंश का मतलब कभी कभी मोल प्रभाज भी कह देता है, ये निकालना है। तो मोल अंश निकालने के लिए आपको सबसे पहले मोल अंश का कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या रहता है मोल अंश का? मोल अंश का कॉन्सेप्ट रहता है भाई कि कोई भी जलीय विलयन दे रखा है, तो भैया जलीय विलयन देगा, यानी कोई भी विलयन, नॉर्मली कैसा भी विलयन हो, तो एटलीस्ट विलयन में 2 चीजें तो पाएंगे ही पाएंगे, यानी कि कम से कम 2 पदार्थ तो होंगे तभी विलयन बनेगा। ठीक है, तो भाई मान लीजिए मैं कोई भी चीज बनाऊंगा, विलयन बनाऊंगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों की जरूरत पड़ेगी। तो भैया हमारे पास एक विलयन है और हम बेसिकली हम इसी बात की कर रहे हैं, इसी सवाल की बात करें तो इसमें क्या चीज होगी इस विलयन में? भैया ग्लिसरॉल का विलयन है, ग्लिसरॉल का जलीय विलयन, तो मतलब क्या है, ग्लिसरॉल भी होगा इसमें और इसमें जल भी होगा, तभी तो जलीय विलयन बनेगा। ग्लिसरॉल का जलीय विलयन यानी जल में ग्लिसरॉल मिलाएंगे। राइट, चलिए तो अब आपको करना क्या, हमें ग्लिसरॉल का मोल अंश चाहिए। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो याद है मोल अंश का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस भी चीज का आपको मोल अंश निकालना है तो सबसे पहले मोल अंश निकालने से पहले उन पदार्थों का मोलों की संख्या निकालो जो पदार्थ विलयन में होते हैं। तो मतलब इस विलयन में, इस सवाल के विलयन में आपको ग्लिसरॉल दे रखा है और जल दे रखा है, तो आपको सबसे पहले ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी और जल के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकलेगी, जल के मोलों की संख्या निकलेगी, फिर उसके बाद में आप सॉल्व करोगे। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूं कि ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या मैंने N1 मान ली और जल के मोलों की संख्या मैंने N2 मान ली। राइट, तो हमें करना क्या है, हमको तो ग्लिसरॉल के मोल प्रभाज चाहिए, तो आप लगा दोगे ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज बराबर, फॉर्मूला होता है ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या। यदि पूछता कि जल का मोल प्रभाज निकालो तो आप लगाते फॉर्मूला जल के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या। तो हमको तो सवाल में पूछा है ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज या मोल अंश, तो आप लगाओगे ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या। कुल का मतलब ये और ये, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल कितने मोल हैं जल में, और ग्लिसरॉल का ऊपर लगाएंगे तो ग्लिसरॉल का मोल अंश निकल जाएगा। तो आपको सबसे पहले फोकस किस बात पर करना है, सबसे पहले आपको फोकस करना है ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी और जल के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी। तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकलेगी, सबसे पहले ग्लिसरॉल लिखेंगे। आपको ग्लिसरॉल की मात्रा तो दे ही रखी है, ग्लिसरॉल की मात्रा कितनी दे रखी है 25% दे रखी है, और जल की मात्रा कितनी दे रखी है 75 हो जाएगी। कैसे पता चली,
भैया 25% है तो 25, 100 में से 25 गए तो 75 बचे। दूसरी बात, फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या का, फॉर्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बट्टे अणुभार। क्या होता है, भार बट्टे अणुभार। तो आप ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकाले, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकालोगे तो ग्लिसरॉल का भार बट्टे ग्लिसरॉल का अणुभार। चलो सवाल को सॉल्व करते हैं, यहां से आपको पूरा समझा दूंगा जीरो लेवल से, राइट। इतना तो समझ में आ गया होगा मोल अंश का कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ग्लिसरॉल का ही है, तो भाई एक हमने मान लिया, सवाल में क्या कहा है 25% ग्लिसरॉल। तो आपको पहले तो मैं आपको सिखा दे रहा हूं कि हमने माना कि एक विलियन है, कि हमारे पास क्या है, मैं यहां से लिख दे रहा हूं, दिया है, क्या दे रखा है सवाल में कि भैया हमने मान लिया कि एक विलियन है, विलियन, और विलियन में क्या चीज है, दो चीज है, एक है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, और एक है जल, दो चीज है आपको दे रखा है। और इसमें यह कहा है कि 25% आपका ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल में मान ले रहा हूं, विलियन में मान के चल रहा हूं कि भैया विलियन की जो मात्रा है वो कितनी है, 100 ग्राम है। कितनी है विलियन की मात्रा, 100 ग्राम है, ये हमने मान लिया, ठीक है। चलो वैसे मानने की जरूरत नहीं है, 100 ग्राम ही होगी क्योंकि 25% कह रहा है, तो मतलब कि जो ग्लिसरॉल है वो कितना हो जाएगा, 25 ग्राम हो जाएगा। सवाल में दे रखा है ना, समझ रहे हो ना बातों को। सवाल में कह रहा है 25% ग्लिसरॉल का विलियन, तो मतलब क्या है कि एक विलियन है तो उसमें ग्लिसरॉल और जल होगा, जलीय विलियन है तो जल में ही तो मिलाएंगे ग्लिसरॉल, ओके। तो 25% ग्लिसरॉल है तो मतलब 25 ग्राम ग्लिसरॉल है, तो जल कितना हो जाएगा, जल बचेगा 75 ग्राम। बायोलॉजी वाले समझ गए ना भाई, 100% में से 25% ग्लिसरॉल निकल गया तो जल कितना बचा, 75%। मैं कह रहा हूं कि एक जलीय विलयन बना रहा हूं मैं, जिसमें मैं 15% चीनी डाल रहा हूं, तो जब 15% चीनी डालेंगे हम तो 85% क्या बचेगा, पानी बचेगा। सिंपल सी बात है, जब उसमें घोलेंगे तो ये चीज आ गई, राइट। अब ग्लिसरॉल का अब ऐसा निकालना है आपको कि भैया ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या आपको अलग अलग निकाल देनी है। तो भाई ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल का जो फॉर्मूला होता है भाई, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है सी, अब क्या करना है आपको, अब ग्लिसरॉल का फॉर्मूला निकाल लीजिए। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर लिख देंगे ग्लिसरॉल का फॉर्मूला C3H8O3, ये होता है ग्लिसरॉल का फॉर्मूला, राइट। तो इसका अणुभार निकाल दीजिए, अणुभार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, C का होता है 12 गुणा हो जाएगा 3, H का होता है 1 गुणा 8 प्लस O का होता है 16 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 प्लस 8 प्लस 16 तिया 48। ये समझ में आया क्यों, C3, C का 12, 3 लग रहे हैं, 3 की गुणा, H का होता है 1 परमाणु भार, 8 इसकी गुणा कर देंगे, O का 16, ये अब ये कितना हो जाएगा, 8 6 14, यानी कि ये हो जाएगा 44 और 48, 8 4 12 का 2, 4 4 8 और ये 9, 92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 92, ये आ गया 92, राइट। अब हम क्या करेंगे, ग्लिसरॉल का क्या निकाल देंगे, हम ग्लिसरॉल का निकाल देंगे क्या, मोलों की संख्या। तो ग्लिसरॉल के पहले मोलों की संख्या निकालो, ग्लिसरॉल के मोल बराबर क्या हो जाएगा, भार बट्टे अणुभार, क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा ग्लिसरॉल का भार और ग्लिसरॉल का अणुभार। तो यहां पे मैं सीधे सीधे भार बट्टे अणुभार लिख दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं मोलों की संख्या, इसको N1 मान ले रहा हूं, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या N1, ठीक है।
तो इसका भार कितना है, देखो यहाँ पे ग्लिसरॉल का भार बट्टे ग्लिसरॉल का अणुभार आएगा, क्योंकि ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या चाहिए। तो ग्लिसरॉल का भार कितना है, ग्लिसरॉल का भार है 25 ग्राम। और ग्लिसरॉल का अणुभार कितना है 92। ओके, N1 बराबर। ओके, अब इसका इसमें हम भाग करेंगे, तो भाई 25 में 92 से भाग करेंगे तो ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगी। और 9 7 63, 9 दूनी 18 और 9 3 27, तो 9 दूनी 18, तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, इतने बार चला जाएगा। यहाँ से ले दाई यहाँ पे 10, 10 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 6। यहाँ पे बचे आपके कितने 4, यानी कि यहाँ से लेंगे दाई यहाँ पे आ जाएगा 14, 14 में से 6 जाए, 14 में से 8 गए तो बचेंगे 6। पॉइंट लगाई हुआ है इसीलिए 0। 9 7 63 यानी 7 दूनी 14 और 7 9 63 और 1 64, 63 64 हो जाएगा। बचेंगे कितने, बस 2 अंक तक ही निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.27, राइट, 0.27 आ गया इसके मोलों की संख्या। ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकाल ली। अब जल के मोलों की संख्या निकालेंगे तो भैया जल का अणुभार निकालो। पहले तो जल का फॉर्मूला लिख दो। जल बराबर क्या हो जाएगा H2O, तो अणुभार कितना हो जाएगा इसका, अणुभार H का होता है 1 गुणा 2 प्लस 16। भाई जिस तरीके से ग्लिसरॉल का आपने मोलों की संख्या निकाली है, उसी तरीके से आपको क्या निकालना पड़ेगा, जल के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो भाई जल के मोलों की संख्या निकाल दीजिए। तो जल के मोलों की संख्या कितनी, 1 गुणा 2 प्लस O का 16, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा 18। ये तो जल के मोलों की संख्या यहां पे लिख देंगे। जल के मोल में N2 मान ले रहा हूं, वही काम करेंगे, भार बट्टे अणुभार। ठीक है, तो ये इसको मैं N2 बराबर, भार कितना है जल का भार था 75 ग्राम, अणुभार कितना है 18। 18 को 75 से काट दो, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से कट जाएगा 3 6 18। अब 25 में आप 6 का भाग कर लीजिए, 6 चौक 24, उतार लेंगे 1 बचेगा, 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 6 एकन 6 बचेंगे 4, 0 6 छिंग 36, तो कितना आ जाएगा N2 बराबर आ जाएगा 4.16। ये इतना अणुभार आ गया, राइट। तो हमने क्या किया भाई, हमको चाहिए था मोल अंश, और मोल अंश निकालने के लिए हमको यह पहचान करनी है कि विलयन में कौन कौन सी चीजें मिली हुई हैं। तो विलयन में कौन कौन सी चीज मिली हुई थी, ग्लिसरॉल और जल मिला हुआ था। तो अब हमारी सबसे पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे पहली हमारी आवश्यकता है कि हमको पहले ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या पता हो और जल के मोलों की संख्या पता हो। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि हम पहले ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकालें और फिर जल के मोलों की संख्या निकालें, क्योंकि भैया हमें मोल अंश चाहिए दोनों का। तो इसीलिए दोनों का चाहिए था, ग्लिसरॉल, केवल ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, जब ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या चाहिए तो फिर भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, ग्लिसरॉल का मोल अंश और जल का भी मोल अंश निकालना पड़ेगा। देखो भाई, विलयन में हमें क्या चीज थी, 2 चीजें दे रखी थी, ग्लिसरॉल और जल। हमको क्या निकालना है, सवाल में हमको निकालना है ग्लिसरॉल का मोल अंश निकालना है। तो भैया ग्लिसरॉल का मोल अंश निकलवाए या निकलवाए जल का मोल अंश या निकलवाए दोनों का मोल अंश, तो आपको पहले तो ये चीज निकालनी है कि ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या। इसीलिए हमने ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा, मोलों की संख्या कैसे निकलती है, भार बट्टे अणुभार से। तो हमने क्या किया, ग्लिसरॉल का भार तो 25 ग्राम पता चल गया, क्योंकि 25% दे रखा है।
तो ग्लिसरॉल का अणुभार कैसे निकला, तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला लिखा और उसका अणुभार निकाल दिया। तो ग्लिसरॉल का मोलों की संख्या निकाल दी, ग्लिसरॉल के मोल बराबर भार बट्टे अणुभार, तो ग्लिसरॉल का भार 25, अणुभार 92, इसके मोलों की संख्या N1 निकाल दी, 0.27 आ गई। ऐसे ही अब हमारे पास जल दे रखा था, तो जल का फॉर्मूला H2O, जल का अणुभार निकल गया 18, तो जल के मोल बराबर क्या हो जाएगा, भार बट्टे अणुभार, तो जल का भार कितना है 75 और जल का अणुभार है 18। 3 से काट देंगे हम इसको, 3 से काटेंगे तो कितनी बार कट गया ये, 3 छिंग 18 और 25 थी 75, 25/6 आ गया। 6 का भाग करेंगे 25 में तो 4.16 आ जाएगा। तो ये निकल आए आपके क्या निकल के आया है, ये निकल के आए आपके जल के मोलों की संख्या। हमको क्या चाहिए सवाल में, हमको तो ग्लिसरॉल का मोल अंश चाहिए। हमें क्या पूछा है, ग्लिसरॉल का मोल अंश चाहिए, तो लिखेंगे ग्लिसरॉल का मोल अंश। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या। तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या कितनी मानी है हमने, N1, नीचे आ जाएगा N1 प्लस N2। तो भैया निकालिए N1 का मान कितना है, N1 का मान आया है 0.27 और N1 का मान यहां पर रखेंगे 0.27 प्लस, और इसका N2 की वैल्यू है 1.46। इसको जोड़ देंगे, ये 0.27 है, इसको इसमें जोड़ेंगे 4.16 में 0.27 जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 हो जाएगा 4, पॉइंट लगाएं 4, तो ये कितना हो जाएगा 4.43 हो जाएगा। ओके, अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट था ना ये वाला, तो हम ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 27/443। दिखाई दे रहा है, मैं देख लेता हूँ ये 27/443 दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। ओहो, ये नहीं दिखाई दे, चलो नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं अलग कर दे रहा हूँ इसको, कहाँ पे कर दे रहा हूँ, चलिए इतना तो दिखाई देगा, चलिएगा ये तो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27/443, 27/443 इतना आ गया। और इतना आ गया तो आपको ऐसा है कि इसको, अरे रे ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको कहाँ पे लिखूँगा, चलो थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिखाई दे रहा है ना, सीधे सीधे यहाँ पे भाग कर लो इसमें, ठीक है। तो मोल अंश को मैं किससे प्रदर्शित कर रहा हूँ, इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर रहा हूँ, Chi1 कह दीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि ग्लिसरॉल है तो N Chi1 होता है, इसको प्रदर्शित करने का Chi1, ठीक है, Chi1। तो ये निकाल दिया हमने, चलो काई रहने दो, काई कोई दिक्कत नहीं, Chi1 लिख दो या काई लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें भाग करेंगे हम 27 का, 27 में भाग करेंगे इसका, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, कैसे कटेगा, मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे काट के दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, 27 कट जाएगा, 3 नाम 27 और ये कट जाएगा, 3 एकम 3, फिर 1 हो गया 14, 3 चौक 12, फिर ये कितना हो जाएगा 4 4 8 3 11 ना, 3 से ना कटेगा ये, 3 से ना कटेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे 27 में भाग कर लो, 27 में भाग कर लो 443 का, ना जाने की 0, पॉइंट लगाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा, अभी भी ना जाने की 0, ठीक है। अब ये 2700 हो गए, 4 7 28, 4 7 28, तो 4 7 7 4 6 24, 6 बार, तो आप सीधे सीधे लिख दो 0.06 लिख दीजिए, 0.06 इतना समथिंग समथिंग आ जाएगा आपका, राइट। तो ये आ जाएगा 0.06, ठीक है, 0.6 लिख दीजिए, बस इतना काफ़ी है, राइट। तो ये आपका क्या निकल गया, मोल अंश निकल आया, मोल प्रभाज निकल आया, राइट। तो ये सवाल थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन है बहुत ईजी, ठीक है, सवाल थोड़ा लंबा हो गया लेकिन है बहुत इजी। ओके, चलिएगा, तो ये है सवाल, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे करते हैं, राइट। चलिए, चलिए तो भाई अब आ जाते हैं अपने सेकंड सवाल पर। सेकंड सवाल हमारा क्या कह रहा है, सेकंड सवाल कह रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु का
10 गुना होता है। मतलब क्या है, सवाल को समझ लो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो ये कह रही है कि भैया 99.9% पूर्ण होने में जो समय लग रहा है वो हमने मान लिया T1। और अर्धायु का मतलब आधी, 50% पूर्ण। अर्धायु का मतलब क्या होता है, 50% पूर्ण होने में लगा समय, तो 50% अर्ध आयु हमने मान लिया T हाफ, राइट। तो 50% पूरी होने में लगा समय। ये कह रहा है सिद्ध करो कि 99.9% पूरा होने में जो लगा समय है वो इस अर्ध आयु का 10 गुना होता है। इस अर्ध आयु का 10 गुना होता है। हमको ये सिद्ध करना है। मतलब क्या है, हमने माना कि भैया 99% पूरा होने में लगा समय T1 और इसकी जगह पे 50% पूर्ण यानी अर्धायु हमने मान लिया T हाफ। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ये वाला समय यानी कि ये जो T1 समय है इस वाले समय का कितना है, 10 गुना है। तो आपको इसको भी 10 गुना कर दोगे तभी तो बराबर रखा जाएगा। भाई मैं कह रहा हूं कि ये 5 और ये है 20, तो ये जो 20 है इस 5 का 4 गुना है। इन दोनों, ये 20 इस 5 का 4 गुना है, तो आप इन दोनों को बराबर रखोगे तो हमको इस वाले में 4 की गुणा करनी पड़ेगी, राइट। इस वाले में तो 4 की गुणा करनी पड़ेगी। ओके, यदि मैं कह रहा हूं इसको कि ये 20 यहां पर है और यहां पर मैं कह दे रहा हूं 10, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं ये वाला 20 इस वाले का 2 गुना है, तो ये वाला इस वाले का 2 गुना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर रखोगे, 2 की गुणा उस वाले में करनी पड़ेगी। सेम कंडीशन यहां पर है। यहां पर कह रहा है कि ये वाला समय इस वाले समय का 10 गुना है, तो आपको इसमें 10 की गुणा करनी पड़ेगी तभी तो बराबर आएगा। तो हमको ये चीज प्रूव करनी है, राइट। समझ में आई बात। इसमें मत कर देना, इन तो 100 गुना हो जाएगा, इस वाले में करनी है गुणा, ठीक है। कि भैया ये वाला समय तो 10 गुना है ही, तो हमें बराबर रखना है तो इसको 10 गुना करेंगे तभी तो बराबर रखेंगे। जैसे ये 2 गुना है, ये 10 का 2 गुना है। यदि मैं कहूं 5 है, 5 का ये 4 गुना है, तो आपको इसमें 4 की गुणा करनी पड़ेगी। ये सवाल में क्या कह रहा है कि आपको ये वाला 99.9% पूर्ण होने में जो लगा समय है वो अर्ध आयु का यानी कि 50% पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। 10 गुना होता है या 10 गुना है, इसको सिद्ध करना है। चलिए, तो सवाल समझ में आ गया। चलिए, तो अब स्टार्ट करें हम अब इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन बहुत प्यारा रहेगा। एक एक चीज को हम क्लियर करके चलेंगे, सारा कुछ समझेंगे, बहुत ही प्यार से देखिएगा। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देखो यहां से स्टार्ट करते हैं हम इसका। हम लिखते हैं यहां से माना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं। माना 99, मैं दोनों चीज मान ले रहा हूं, 99.9% पूर्ण होने में लगा समय बराबर मैं मान ले रहा हूं T1, ठीक है। 99.9% पूरा होने में लगा समय T1, ठीक है। और फिर मैं मान ले रहा हूं यहां पर अर्ध आयु बराबर, अर्ध आयु में मान ले रहा हूं T हाफ। और T हाफ बेसिकली होता क्या है, T हाफ होता है आपका 50% पूर्ण होने में लगा समय, ठीक है। ये मैंने वो चीज नहीं लिखी कि अभिक्रिया को 90 ये लगा सकते हो आप, अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, अभिक्रिया का अर्धायु और या अभिक्रिया की अर्धा। ये सवाल में अब ये माना है मैंने 2 चीज मानी है कि 99.9% पूर्ण होने में जो लगा समय वो T1 और अर्धायु मैंने मान ली T हाफ, राइट। और T हाफ का मतलब क्या होता है, अर्धायु का मतलब क्या होता है बेसिकली, T हाफ का यानी अर्धायु का मतलब आधा समय। तो अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगा समय होता है अर्धायु, यानी T हाफ का बेसिक मतलब क्या होता है, 50% पूर्ण होने में लगा समय, राइट। अब अपने सवाल पर आ जाइए। हम सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे, सूत्र भी लिख दे रहा हूं मैं।
सूत्र में इस्तेमाल करूंगा इसमें के वाला। कौन सा वाला? के, कि वे अभिक्रिया का प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो यहां पे लिख देंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है? के बराबर होता है 2.303 बट्टे टी लॉग A0, ए बट्टे A0। क्या होता है? A बट्टे A0, ये होता है फॉर्मूला। ये होती है आपकी सॉरी ऊपर प्रारंभिक सांद्रता ऊपर होती है नीचे होती है? एक सेकंड। लॉग A0 बट्टे A, ये होता है फॉर्मूला इसका। कितना होता है? के बराबर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक बराबर होता है 2.303 बट्टे टी लॉग A0 बट्टे A। ये A0 क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, और ये होती है टी समय बाद शेष सांद्रता होती है। राइट, चलिएगा अब अपने सवाल के अकॉर्डिंग चलो। प्रथम शर्त क्या कह रही है? प्रथम शर्त के भाई 99.9% होने में लगा समय, तो मतलब क्या है? के बराबर 2.303 बट्टे T1, 99.9% पूरा होने में लगा समय T1 लॉग मैं मान ले रहा हूं प्रारंभिक सांद्रता हमने मानी है 100, राइट, और 99.9% पूर्ण हो गया, तो शेष सांद्रता ये होती है शेष सांद्रता, ये होती है आपकी प्रारंभिक सांद्रता, और ये होती है शेष सांद्रता। क्या? शेष सांद्रता। याद समझो कि 99.9% पूर्ण हो गया। मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास 100% चीज है, मेरे पास 100% रुपया है, यानी 100 रुपए हैं, और मैंने 80% खर्च कर दिए, 80% पूरा कर दिया मैंने खर्च, या फिर मेरे पास 100% काम था जिसमें से 80% मैंने पूरा कर दिया, तो शेष कितना बचा? शेष बचा आपका 20, 100 में से 80 गया तो 20। उसी तरीके से 99.9% पूरी हो गई, तो बची कितनी? 0.1% बचा। कितना बचा? 0.1% बचा, शेष मात्रा इतनी बची। ओके, चलिएगा, तो पहली सवाल, तो पहली समीकरण हम इसको मान लेंगे 1, समीकरण 1। अब दूसरी शर्त देखो, इसको मैं यहां पे ऐसे कर रहा हूं। अब द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त क्या कह रही है कि के बराबर, द्वितीय शर्त हमने क्या? अर्ध आयु वाली, तो के बराबर 2.303 बट्टे टी हाफ अर्ध आयु, यानी कि 50% पूरा होने में लगा समय, तो लॉग 100 बट्टे 50। 100 बट्टे 50 क्यों? कि प्रारंभिक मान तो हमने 100 ही माना था, लेकिन टी हाफ का मतलब क्या होता है कि 50% पूर्ण होने में लगा समय, 50% पूरा हो गया, तो बची कितनी? 50 बची। ओके, चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको समीकरण 2 कह दीजिए बस। अब देखो, ये भी वेग स्थिरांक का मान, ये भी वेग स्थिरांक का मान, तो दोनों मानों को मैं बराबर रख सकता हूं, तो लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1, क्योंकि ये भी वेग स्थिरांक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और वैसे भी दिखाई दे रहा है कि कह दो ये भी के, ये भी के, तो इस वाले के में मैं ये वाला के का मान रख दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2.303
3 बट्टे टी हाफ लॉग 100 बट्टे 50 बराबर 2.303 बट्टे T1 लॉग 100 बट्टे 0.1 ये आ गया। राइट, अब देखो जरा सॉल्व कैसे करेंगे। देखो 2.303 से 2.303 कट गया है, और इधर ये देखिएगा 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, ये 2 आ जाएगा, और ये यहाँ पर पॉइंट है तो ये पॉइंट हटेगा, ये एक ऊपर 0 बढ़ जाएगी। तो बचा क्या, देखिए यहाँ पर बचेगा 1/t हाफ लॉग 2 बचेगा, क्योंकि 50 दूनी 100, 100 कट गया, 50 से 2 आ गया बराबर ये कितना आ गया 1/T1, और ये आ गया लॉग ये 1000, 1000 का मतलब कितना है, लॉग 1000 आ गया। ओके, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या आनी ही नहीं है आपको। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करोगे आप देखिएगा कि भाई इसकी जो वैल्यू है, किसकी, इसकी वैल्यू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। भाई लॉग जो बायोलॉजी वाले हैं वो भी याद कर लेना, 0.3010 ये होती है लॉग 2 की वैल्यू, और लॉग 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ओवरऑल बात कितना आ जाएगा, ये देखिएगा। हम यदि मैं बात करूं इसकी तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो जरा ध्यान से देखेंगे हम, तो ये आएगा आपका T1 की वैल्यू की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा और इसकी मल्टीप्लाई मैं उधर कर दूंगा। वैसे इतनी करने की जरूरत नहीं है, पहले इसका मान रख दीजिए 1/T हाफ गुणा 0.3010, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/T1 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 क्यों आई है, इसकी वैल्यू देखो 3, ध्यान से समझो 3 क्यों आई है, जितनी 0 होती है उतना ही आ जाता है वैल्यू। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा T1 गुणा 0.3010 बराबर 3 गुणा टी हाफ की वैल्यू इधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2, इतना आ गया। राइट, चलिएगा इतना आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ठीक है। ये अब ये T1 बराबर क्या हो जाएगा 3T हाफ बट्टे ये आ जाएगा 0.3010, इतना आ जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा हम यहां तक लेना चाह रहे हैं, इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो T1 बराबर T हाफ बट्टे 0.3 आ जाएगा, 0.3। राइट, अब नीचे वाले पॉइंट को हम हटा देंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, तो क्या आ जाएगा T1 बराबर 30T हाफ बट्टे 3। राइट, अब 3 से हम इसको काट देंगे, कितने बार, 10 बार, 3 9 30, तो T1 बराबर 10T2। यही तो प्रूफ करना था आपको, प्रूव्ड बताई थी ना बात मैंने, क्या चीज प्रूफ करनी है कि 99% पूरा होने में जो लगा समय है वो अर्ध आयु का 10 गुना होता है, क्योंकि ये 10 गुना आ रहा है ना, ये 10 गुना है तभी तो इसमें 10 की गुणा करनी पड़ी है, तो ये 10 गुना आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, तो बहुत ही प्यारा सवाल है। आपको क्या करना, देखो हमने एक बार और मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं, इसी टाइप का सवाल आने की बहुत ज़्यादा 99.99% चांसेस हैं, क्योंकि इस टाइप का सवाल काफ़ी बार आया है और अब की बार ऐसा ही सवाल आएगा, ये सोच लेना। तो हमने मान लिया 99.9% पूरा होने में जो लगा समय मैंने T1 मान लिया, और अर्धायु मैंने T हाफ मान ली। अर्धायु का मतलब बेसिकली होता है कि भैया 50% पूरा होने में लगा समय। हम कौन सा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो सूत्र होता है वेग स्थिरांक का 2.303/T log A0/A, ये होता है। A0 होता है प्रारंभिक सांद्रता और A जो होता है शेष सांद्रता, यानी T समय बाद बची शेष सांद्रता। पहली शर्त क्या कह रही है कि 99.9% वाली लगाई हमने 2.303/T1, क्योंकि 99.9% पूरा होने में लगा समय कितना है, T1 log प्रारंभिक मात्रा हमने मान ली 100/0.01। क्यों, क्योंकि 99 इतने वाले समय में, यानी इतना समय का मतलब है कि 99.9% पूरा हो चुका,
तो कितनी बची शेष मात्रा? 0.1 बची, समीकरण 1। अब दूसरी शर्त लगाएंगे टी हाफ वाली, 2.3003 बटे टी हाफ लॉग। प्रारंभिक मात्रा तो 100 ही है, लेकिन अब की बार 50% पूर्ण हो गई, तो बची कितनी? 50 बची। ये समीकरण 2। इस के का मान इस वाली समीकरण में रख दिया, राइट। तो क्या हो गया? 2.303 बटे टी हाफ लॉग 100 बटे 50 बराबर ये वैल्यू जो कहते हैं 2.30 से 2.303 कट गया, ये आ गया 50 दूनी 100 कट गया, ये पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ गई, 1000 आ गया। लॉग 2 का मान इतना रख दिया, ये आ गया इसकी वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, ये आ गया। ये चीज़ नीचे चली गई, इसके यहाँ पर आ गया। हमने पॉइंट यहाँ तक देखेंगे 3 तक, ये पॉइंट के बाद एक अंक तक लेना चाह रहा हूँ, तो उससे अगला अंक देखें 5 या 5 से अधिक है तो इसमें एक जोड़ देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। छोड़ दिया, ये आ गया ये, ठीक है। अब ये 3 बट्टे 0.3 आ गया, पॉइंट हटाया, ऊपर जीरो बढ़ाई, 30 बट्टे 3, 3 से काटे 10, तो 10 गुना आ गया। हो गया ना? हो गया। आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो कि 99.9% पूरा होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है ना? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9% पूरा होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। ओके, चलिएगा। तो ये हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ये थ्योरी वाले प्रश्न हैं, थ्योरी को समझा दूंगा और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीन पर आ जाएगा, राइट। देखिए भाई, अगला जो सवाल है आपका, देखिए 2 सवाल हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको। 2 सवाल क्या क्या हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 4 लक्षण लिखिए। एक प्रश्न है कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, यानी कि इनको समझाइए, इनकी परिभाषा लिखिए। ओवरऑल बात ये है, ओके, उदाहरण सहित। तो भाई इन दोनों प्रश्नों की मैं थ्योरी आपको समझा दे रहा हूं, फिर उसके बाद में आप एक एक करके कर लेना, राइट। तो पहला प्रश्न समझिएगा। पहला प्रश्न है आपका वैद्युत रासायनिक श्रेणी वाला। तो देखिएगा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, जैसे कि हमारे पास कोई भी तत्व है, तो भाई तत्वों को मैं क्या कर दूं, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने से एक श्रेणी बन जाएगी। उसी श्रेणी को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। सपोज दैट मेरे पास ए बी सी डी ये 4 एलिमेंट हैं। इसका इलेक्ट्रोड विभव 0.3 है, इसका इलेक्ट्रोड विभव 0.9 है, इसका इलेक्ट्रोड विभव 0.7 है, इसका इलेक्ट्रोड विभव 0.09 है, 0.06 कह दीजिए, इतना है। अब इनको मैं एक क्रम में लिखूंगा, तो भाई क्रम में कैसे लिखे जाएंगे? या तो घटते क्रम में लिखो या बढ़ते क्रम में लिखो। तो मतलब क्या है, इसमें सबसे कम कौन सा है? सबसे कम है 0.06, सबसे कम है। फिर उससे कम, इससे ज़्यादा 0.3, फिर उससे ज़्यादा 0.7, फिर उससे ज़्यादा 0.9। तो एक ऐसे करके, यानी 0.06 यानी कि डी आया, फिर क्या आया? ए आया, फिर उसके बाद में क्या आया? सी आया, फिर उसके बाद में बी आया। तो एक क्रम में लिखा तो एक श्रेणी टाइप की बन गई, तो इसी श्रेणी को हम बोलेंगे। तो यानी कि ये तत्व मान लिए, ये इनके इलेक्ट्रोड विभव मान लिए, उनको एक क्रम में लिख दिया मैंने, या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, तो उसी से एक श्रेणी सी बन गई, एक श्रेणी टाइप की बन गई। तो इसी श्रेणी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। मतलब तत्वों को या अर्धशैलों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने से एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसी श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। परिभाषा आपको दिखाई दे रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके। देखिएगा इनकी कुछ लक्षण, 4 लक्षण देखो लिखे हुए हैं। इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? 0 होता है। फिर आगे लिखा है, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है।
तीसरा पॉइंट, जो धातुएं हाइड्रोजन से अधिक अपचायक होती हैं उन्हें हाइड्रोजन से ऊपर स्थान दिया गया है, अर्थात हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। और जो धातुएं हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक होती हैं, कम अपचायक होती हैं, मतलब उन्हें हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। राइट, तो मतलब ये है। ओके, तो ये समझ में आ गया। इसके 4 लक्षण हैं, 4 लक्षण लिखवाए हैं। पहला लक्षण क्या है कि इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0 होता है। दूसरा लक्षण कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। बढ़ती है, घटती है? ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। हाँ, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। हाइड्रोजन से जिनका, यानी कि वे एलिमेंट जिनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव हाइड्रोजन से ज्यादा है या हाइड्रोजन के सापेक्ष उनका अधिक है अपचायक विभव, तो उनको हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। जिनका कम है उनको हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। ये 4 हैं। अब अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि भैया द्रव विरोधी कोलाइड और द्रव स्नेही कोलाइड, तो वो भी समझ लीजिए। द्रव विरोधी कोलाइड क्या है? देखो, देखो आपको पहले समझो द्रव स्नेही। द्रव स्नेही का मतलब क्या है? जो द्रव के साथ स्नेह व्यक्त करता। स्नेह मतलब प्यार, लव, मोहब्बत है, वही चीज नहीं है। इसके स्नेह का मतलब यह है कि वे कोलाइड जो किसी भी विलायक, विलायक का मतलब क्या होगा? कोई भी द्रव, जो किसी भी विलायक अर्थात किसी भी द्रव के साथ बहुत ही आसानी के साथ कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, अर्थात बहुत ही तीव्र तरीके से, यानी बहुत ही तुरंत सरलता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। वे कोलाइड जो किसी द्रव के साथ, किसी भी द्रव के साथ, किसी भी विलायक के साथ बहुत ही आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, यानी कि बहुत तुरंत कोलाइड विलयन बना लेते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। इसके विपरीत वे कोलाइड जो द्रव के साथ कोलाइड विलयन नहीं बनाते हैं उनको हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। या तो विलयन बनाएंगे ही नहीं कोलाइड, या फिर बहुत ही कठिनता से बनाते हैं, उनको बोलते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। इनका एग्जाम्पल जिलेटिन है, स्टार्च है, सेलुलोज है। इसका Zn है, FeOH3, OH का होल थ्राइस है, इस तरीके के ZnO है, यानी धातु ऑक्साइड, धातुएं हैं, धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है? द्रव विरोधी कोलाइड के एग्जाम्पल्स है। अब थ्योरी देखो दिखाई दे रही है आपको, थ्योरी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थ्योरी क्या है? वे कोलाइड जो किसी विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइड विलयन बना लेते हैं, भैया कोलाइड विलयन बनाते हैं, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, या द्रव स्नेही कोलाइड है, जैसे जिलेटिन, स्टार्च, गोंद आदि। द्रव विरोधी कोलाइड वे कोलाइड पदार्थ या वे कोलाइड पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइड विलयन नहीं बनाते हैं। संपर्क में आने पर, आने में के बाद में आने पर लिख लेना। वे कोलाइड पदार्थ जो द्रव विलायक के संपर्क में आने से, या जो विलायक मतलब द्रव, द्रव के संपर्क में आने से आसानी से कोलाइड विलयन नहीं बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं द्रव विरोधी। यानी कि जो द्रव का द्रव में कोलाइड विलयन बनाने से विरोध करते हैं, यानी जल्दी से नहीं बना पाते, उनको द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं, और जो जल्दी से बना लेते हैं उनको द्रव स्नेही। इसका एग्जाम्पल Zn, ZnO, FeOH का थ्राइस, यानी कि धातु, धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और देखो अभी मैं आपको समय बताऊं ना, समय कितना हो रहा है, देखो समय देखिएगा, ओहो अब लगाओ, ये कोई समय है? देखो 3:57 हो रही है, मतलब अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं अपलोड करूँगा, वीडियो को एडिट करूँगा, फिर अपलोड करूँगा, फिर सोऊंगा, 8-9 बजे फिर जग जाऊँगा। और बताइए कैसे, कितना सोना मिल रहा है मेरे को? तो आपसे ज़्यादा मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, आप तो कम से कम सो तो लेते हो, है मेरे को वीडियो ही पूरा दिन वीडियो वीडियो वीडियो। फिर भी बच्चे कहते हैं कि सर ये कर दो वो कर दो, हैं
और बिना बिल्कुल निस्वार्थी चल रहा है मामला भाई। थोड़ा सा, और आपसे पैसे नहीं मांग रहे हम, केवल सपोर्ट मांग रहे हैं, केवल आपका प्यार मांग रहे हैं। सपोर्ट करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करिए। बस यही है कि आपके लिए पूरी पूरी रात भर जग रहे हैं हम, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो ये काम कर ही देना। बाकी मिलेंगे खूबसूरत वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।